मेरा नाम कमलेश यादव, मैं चौधरी परमाराम गोदारा एग्रीकल्चर कॉलेज बहादुरा हनुमानगढ़ से सेलेक्टेड हूँ। मैंने 2019 में 2 महीने की कोर्स में तैयारी की थी। मैं रेगुलर 6 घंटे पढ़ता था कोचिंग के अलावा, और मतलब उसमें एग्रीकल्चर श्री गणेशा एग्रीकल्चर कोचिंग सेंटर दादी का फाटक से मैंने तैयारी की थी। उसमें मैंने केमिस्ट्री गुड्डू सर, और अगर आप भी कोचिंग 2020 की कोचिंग तैयारी करना चाहते हो तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से तैयारी कर सकते हैं। SG केमिस्ट्री चैनल से आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप जैसे 2021 की ईयरली बैच के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर श्री गणेशा एग्रीकल्चर कोचिंग सेंटर दादी के फाटक में आकर तैयारी करें, मतलब एडमिशन कराएं और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। और यदि आप 2020 की अभी तैयारी करना चाहते हैं तो SG केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल को फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, SG केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जेड 2019 का पेपर सॉल्व करेंगे। मैं सबसे पहले आपको केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व करवाऊंगा, उसके बाद बायोलॉजी और एग्रीकल्चर में तो पेपर सॉल्यूशन का कोई मेथड होता नहीं है, वहाँ पर मैं केवल आपको क्वेश्चन और उसका आंसर बताऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को अपन सॉल्व करके देखेंगे कि इसका आंसर ये ही क्यों आया, समझे आप, ठीक है। तो आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन चलता जाएगा और मैं आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन सामने बताता जाऊँगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है अपना, ब्राउनी गति की खोज की गई। तो देखिए, ब्राउनी गति की जो खोज है, ब्राउनी गति एक्चुअल में होती क्या है, जो भी आपके कोलाइडी कण होते हैं उन कोलाइडी कणों की जो टेढ़ी मेढ़ी गति होती है, ठीक है, कोलाइडी कणों की जो टेढ़ी मेढ़ी गति होती है उसे ही क्या बोलते हैं, ब्राउनी गति बोलते हैं, ठीक है। और इसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। ये बात क्लियर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, जब दो द्रव्य के क्वथनांकों में पर्याप्त अंतर ना हो, जब दो द्रव्य के क्वथनांकों में पर्याप्त अंतर ना हो तो द्रव्यों के पृथक्करण के लिए कौन सा आसवन प्रयुक्त किया जाता है। तो देखिए, जब दो द्रव्यों के क्वथनांकों में यदि पर्याप्त अंतर हो, अगर ऐसा पूछ लेता तो वहां पर हम कौन सा काम में लेते हैं, साधारण आसवन। कौन सा, साधारण आसवन, ठीक है। यानी साधारण तरीके से उबाल कर उन्हें अलग कर लेते। भाई जो जिसका क्वथनांक कम होता है वो जल्दी उबल जाता, और जल्दी उबलता है तो उसे बाहर निकाल लेते, ठीक है, या जो शेष रहता उसको अलग कर लेते, एक ही बात थी। फिर अगर मान लो पर्याप्त अंतर ना है, जैसे मान लो किसी का 100 है और किसी का 100 डिग्री सेल्सियस है और किसी का 100.05 ही है, तो फिर दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, तो वहाँ पर हम प्रभाजी आसवन काम में लेते हैं। कौन सा, प्रभाजी आसवन, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ जाता है यहाँ पर, प्राकृतिक रबर का बहुलक है, ठीक है। देखिए, रबर दोस्तों 2 तरह के होते हैं, एक तो प्राकृतिक रबर और एक होता है आपका कृत्रिम रबर। कौन सा, कृत्रिम रबर। तो प्राकृतिक जो रबर होता है उसे बोलते हैं आइसोप्रीन। क्या बोलते हैं, आइसोप्रीन। और जो कृत्रिम रबर होता है उसे बोलते हैं नियोप्रीन। क्या बोलते हैं, नियोप्रीन, ठीक है। ये 2 तरह के रबर होते हैं। अब जो आपका प्राकृतिक रबर है उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है, 1,3-ब्यूटाडाइन। क्या, 1,3-ब्यूटाडाइन। ये लो, ये 1 पे डबल बॉन्ड लगा दिया मैंने, 3 पे डबल बॉन्ड लगा दिया, 1,3-ब्यूटाडाइन हो गया। लेकिन यहाँ पर 2-मेथिल होता है। क्या होता है, 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन। इसका नाम होता है क्या, 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन। ये तो है आपका प्राकृतिक रबर। आपका जो कृत्रिम रबर है नियोप्रीन, ये होता है 1,3-ब्यूटाडाइन। क्या होता है, 1,3-ब्यूटाडाइन। लेकिन इसमें 2 पे क्लोरीन होता है। क्या होता है, 2 पे क्लोरीन। जहाँ पर भी आपको कार्बन की संयोजकता पूर्ण नहीं लग रही है वहाँ पर आप हाइड्रोजन ऐड कर लेना। जैसे यहाँ पर CH2 ऐड हो जाएगा, यहाँ पर H2 ऐड हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। इसकी तो चारों पूर्ण है, इसकी 3 ही है तो एक यहाँ हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, ऐसे ही दोनों में ऐड होने वाला है, ठीक है। ये क्या है, 2-क्लोरो-1,3-ब्यूटाडाइन, और ये कौन सा है, 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन। तो ये है आपका प्राकृतिक रबर और ये है आपका कृत्रिम रबर, याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोलाइडी कणों के नीचे बैठ जाने का प्रक्रम क्या कहलाता है। यानी जब किसी विलयन में कोलाइडी कण होते हैं वो अगर नीचे बैठ जाए, देखिए पहली बात तो ये है कि कोलाइडी कणों पे गुरुत्व का कोई इफेक्ट नहीं होता, यानी कोलाइडी कण नीचे नहीं बैठते हैं।
लेकिन फिर भी यदि कोलाइडीकरण नीचे बैठ जाए किसी प्रक्रम के द्वारा तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपकी स्कंदन कहलाती है। क्या कहलाती है? स्कंदन कहलाती है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, जैम व जेली के परिरक्षण में कौन से रासायनिक परिरक्षक का प्रयोग किया जाता है? कौन से रासायनिक, यानी ऐसा रासायनिक परिरक्षक जो उसे लंबे समय तक बनाए रखे, तो वो कौन सा होता है? सोडियम बेंजोएट। कौन सा होता है? सोडियम बेंजोएट। और अगर सोडियम बेंजोएट की स्ट्रक्चर देखें तो ये आपकी बेंजीन वल्ले हो गई, एक 6 कार्बन की गोल सी संरचना, उसमें 3 डबल बॉन्ड, एक छोड़ के एकांतर क्रम में, एक छोड़ के एक। वहां पर अगर उसके ऊपर COO लगाओ, H लगाओ, तो ये कौन सा? बेंजोइक एसिड। कौन सा? बेंजोइक एसिड। और अगर इसके हाइड्रोजन को हटा के अगर सोडियम जोड़ दे तो ये कौन सा हो जाएगा? सोडियम बेंजोएट। क्या हो जाएगा? सोडियम बेंजोएट। याद रहेगा आपको? ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, संक्रमण धातुएं निम्न में से कौन सा दर्शाती है? यानी संक्रमण धातुएं हैं उनमें से इन चारों में से कौन सा सही है? तो देखो, पहला है उदासीन जोड़ी प्रभाव दर्शाती है। नहीं, उदासीन तो होती नहीं है, क्रियाशील होती है। उसके बाद है परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है, बिल्कुल दर्शाती है। तो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि संक्रमण धातुएं परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है कि परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था किस कारण दर्शाती है। तो याद रखना, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था के लिए आपको मैंने बताया था जो डी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NS। ठीक है, एक तो NS 0 से 2 या 1 से 2 और N-1 D 1 to 10, ये बताया था मैंने आपको। तो इसमें क्या होता है, जब ये साधारण जो संयोजकता दर्शाए तो वो तो होती है NS के इलेक्ट्रॉनों के कारण, और परिवर्तनशील किसके कारण होती है? N-1 D के इलेक्ट्रॉनों के कारण। यानी यहां से भी वो इलेक्ट्रॉन क्या कर देती है? रिमूव। यानी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है तब कौन कौन से कक्षक भाग लेते हैं? N-1 D के और NS दोनों के, NS और N-1 D के। याद रहेगी आपको ये बात। उसके बाद अगला ये है, इसमें क्वथनांक कम होते हैं। क्वथनांक कम तो नहीं होते, आपको पता है टंगस्टन का गलनांक कितना ज़्यादा होता है, तो क्वथनांक और भी ज़्यादा होगा। उसके बाद है आपके पास उत्प्रेरकीय सक्रियता नहीं दर्शाते हैं उत्प्रेरक की तरह कार्य, तो बहुत तगड़े करते हैं ये, तो धातुएं तो करती है उत्प्रेरक की तरह कार्य ये, तो इसका सेकंड आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर, डाइहाइड्रोजन गैस बनाने के लिए एसिटिलीन जब सोडियम तथा सोडामाइड से अभिक्रिया करती है तो एसिटिलीन की प्रकृति होती है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब होता है अम्लीय और क्षारीय दोनों की तरह। तो देखिए रिएक्शन कैसी होती है, ये आपकी क्या एसिटिलीन है? क्या हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या ये एसिटिलीन है? अब जब ये H2 गैस से रिएक्ट करेगी तो ये क्या बनाएगी? देखो, पहली बात तो इसमें दरअसल क्या होता है, डाइहाइड्रोजन गैस बनाने के लिए डाइहाइड्रोजन गैस बनाने के लिए जब ये आपकी सोडियम और एवं सोडामाइड से, ठीक है, सोडियम एवं सोडामाइड से जब आपकी अभिक्रिया करती है तो ये क्या बनाती है? देखो किस तरह की रिएक्ट करती है। ये यहाँ पर क्या होता है, ये CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस में चली जाती है, समझ गए? फिर यहाँ से ये एक और हाइड्रोजन निकलता है और फिर C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस। तब यहाँ पर क्या हुआ? क्या H+ रिमूव हुआ? क्या H+ रिमूव हुआ क्या? तो बताओ कैसी प्रकृति होगी जब ये कोई भी स्पीसीज है अगर वो H+ त्यागती है तो क्या किस तरह का नेचर दर्शाती है? अम्लीय दर्शाती है। हम क्या बोलते हैं, अम्ल विलयन में या अम्ल H+ दान करते हैं या H+ त्यागते हैं। क्या H+ त्याग रहा है? क्या H+ त्याग रहा है? और ये दोनों H+ ही मिलके क्या बनाते हैं? H2 गैस बनाते हैं। तो क्या एसिटिलीन कैसी प्रकृति दर्शाएगी? अम्लीय। कैसी? अम्लीय। याद रहेगा सबको। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 8वां क्वेश्चन, सारी धातुएं व्यवहार करती है। सारी धातुएं किसकी तरह व्यवहार करती है? याद रखना दोस्तों, किसी एक को पकड़ के रख लो कि जो सार धातु होती है वो प्रबल अपचायक की तरह कार्य करती है या हेलोजन होती है वो प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करती है। दोनों में से एक याद रख लो, दूसरा उसका उल्टा होता है। यहाँ पर देखो सार धातु प्रबल अपचायक की तरह कार्य कैसे करती है, जरा देख लो। यहाँ पर सोडियम है, यहाँ पर ये H2 है, ठीक है, रिएक्शन करके क्या बनाएगा? NaH, ठीक है, 2 सोडियम ले लूँगा 2 NaH बन जाएगा। एक ही बात है, रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ 2 लगा देना, वहाँ पर 2 लगा देना, सेम हो जाएगा। ये लो, ठीक है। अब देखो यहाँ सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? 0।
अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालना आता है तो मैंने ऑक्सीडेशन नंबर के वीडियो पहले से बना रखे हैं, मैं उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप देख लीजिए, वहाँ से आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना भी आ जाएगा। ओनली 10 मिनट में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख लोगे अच्छे से अच्छे एग्जाम्पल के, ठीक है। सोडियम का यहाँ 0, हाइड्रोजन का यहाँ पर 0। जरा देखिए यहाँ पर क्या होगा, सोडियम Na प्लस में और हाइड्रोजन H माइनस में, समझ गए। तो यहाँ सोडियम का क्या हुआ +1 और हाइड्रोजन का -1, ठीक है। सोडियम 0 से +1 में गया तो क्या खुद का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ क्या, ऑक्सीकरण। और याद रखना जिसका ऑक्सीकरण होता है वही क्या होता है, परबल अपचायक। क्या होता है, परबल अपचायक। तो ऑक्सीकरण किसका हुआ है, सोडियम का हुआ है क्या, तो सोडियम क्या हो गया आपका यहाँ पर परबल अपचायक हो गया। हाइड्रोजन का देखो क्या हुआ है, अपचयन हुआ है, अपचयन। और जिसका अपचयन होता है वो क्या होता कहलाता है, ऑक्सीकारक। क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक। याद रखना इस बात को, समझ गए। तो यहाँ पर प्रबल अपचायक की तरह सोडियम कार्य कर रहा है, इसका मतलब क्या होती है, धातुएं क्या होती है, प्रबल अपचायक की तरह बिहेव करती है। याद रहेगी ये बात। उसके बाद देखो अगला, निम्न में से कौन सी ज्यामिति DsP2 संकरण से मेल खाती है। तो याद रखना दोस्तों, DsP2 जो संकरण होता है, क्या DsP2 जो संकरण होता है उसमें क्या होता है कि आपके एक तो डी कक्षक भाग लेता है, ठीक है, और एक एस भाग लेता है और 2 पी लेते हैं, ठीक है, पी और ये लो पी। इस तरह से मिलके ये क्या होता है, बनता है DsP2। समझ गए क्या इस बात को। तो याद रखना इस स्ट्रक्चर से जो बनती है वो बनती है कौन सी, वर्ग समतलीय। कौन सी, वर्ग समतलीय, ठीक है। अब देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक ही पद में एसिड क्लोराइड से संगत एल्डिहाइड में परिवर्तन के लिए अभिकर्मक प्रयुक्त तो होता है। यानी आपको ऐसा कोई अभिकर्मक बताना है, ऐसी कोई रिएक्शन बता दी जिसमें एक ही पद में आपकी क्या हो जाए, एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाए एसिड क्लोराइड। क्या आपके सामने मैंने एसिड क्लोराइड लिख दिया, क्या लिख दिया क्या एसिड क्लोराइड। अब इसकी मैंने H2 से रिएक्शन करवा दी, ठीक है। किसकी उपस्थिति में मैं करवाऊँ, आपकी BaSO4 और क्विनोलिन क्या हो, आपकी क्विनोलिन क्या हो यहाँ पर, माध्यम है, ठीक है। ये PD आपका उत्प्रेरक है, BaSO4 उत्प्रेरक वर्धक है और ये आपका माध्यम है। तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, RCHO प्लस HCl। क्या बन जाएगा, RCHO प्लस HCl, यानी एल्डिहाइड बन जाता है। और किसमें, एक पद में। इस रिएक्शन को नाम देते हैं रोजेनमुंड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये, रोजेनमुंड रिएक्शन। याद रखना इस बात को, ये कौन सी रिएक्शन है, रोजेनमुंड रिएक्शन। और रोजेनमुंड रिएक्शन केवल एल्डिहाइड द्वारा दी जाती है और एक ही पद में जो एसिड क्लोराइड होता है उससे एल्डिहाइड बन जाता है। याद रहेगी ये बात। उसके बाद अगली देखो, अगला क्वेश्चन है, अयस्क अवांछित पदार्थों द्वारा संदूषित होता है। यानी अयस्क में कुछ अवांछित पदार्थ मिले होते हैं और उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हिंदी में अपअयस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपअयस्क। और इंग्लिश में बोले तो गैंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैंग, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, कीटोन तथा हाइड्रोजन साइनाइड से साइनोहाइड्रीन का बनना एक उदाहरण है। देखो साइनोहाइड्रीन बनता है जब, देखो क्या होता है, देखो यहाँ पर आपका HCN है, ठीक है, ये आपका एल्डिहाइड से क्रिया करेगा। ये एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, उससे अभिक्रिया करेगा। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव आ जाएगा, कार्बन पे डेल पॉजिटिव आ जाएगा, समझ गए। यहाँ पर हाइड्रोजन पे डेल पॉजिटिव और CN पे डेल नेगेटिव। अगर कुछ इस तरह से आ गया तो ये बताओ क्या ये नेगेटिव इसी पे रिएक्ट करेगा, क्या यहाँ पर क्रिया करेगा। तो ये देखो ये किससे स्नेह करने वाला है, नाभिक से स्नेह करने वाला है ना। किससे स्नेह करने वाला है, नाभिक से। और नाभिक से स्नेह करने वाले को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक। और ये क्या इस पे ऐड हो रहा है क्या, तो क्या कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सी हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी बोले तो न्यूक्लियोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया। याद रहेगी क्या ये बात।
देखो यहाँ पर जो HCN में से जो Cn माइनस है यही क्या इसके एल्डी कीटोन के कार्बनिक समूह पे कार्बन पे ऐड हो रहा है, तो ये कौन सी हो गई, न्यूक्लियोफिलिक यहाँ पर आ रहा है और वो कार्बोकेटाइन पे अटैक कर रहा है, तो कौन सी होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, यानी यहाँ पर आके जुड़ रहा है, तो कौन सी होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एडिशन का मतलब योग होना और न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहा है, तो कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद अगला है आपका रसायन जो विनिमयशील सोडियम को मृदा सतह से हटाने के लिए काम में लिया जाता है, तो वो लिया जाता है आपका जिप्सम। क्या, जिप्सम CaSO4.2H2O। ठीक है, यह आपके सोडियम से क्रिया कर देता है। ठीक है, और इस सोडियम को हटा देता है, क्योंकि सारी जो भूमि होती है उसको हल्का फुल्का अम्लीय बना देता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो SO4 होता है ये अम्लीय प्रकृति का होता है और ये इसे हटा देता है, तो सोडियम को हटाने के लिए काम में आता है। ठीक है, उसके बाद है मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाली प्राकृतिक कारक कौन सी है, तो वह है आपकी स्थलाकृति, यानी जो प्राकृतिक भी है और स्थल की आकृति, यानी जो आपका मैदान है वो कुछ इस तरह का सीधा हो या फिर वो ढलान वाली विधि में हो या फिर सीढ़ी नुमा वहाँ पर खेती करनी पड़ रही हो, तो वो क्या है आपकी एक तरह से स्थलाकृति, जो आपकी जो खेती है उसको प्रभावित करती है या मृदा उर्वरता को प्रभावित करती है। उसके बाद है आपके पास अल्फा क्लोरोएसिटिक अम्ल बनाने के लिए कौन सी अभिक्रिया अनुकूल है, तो ये है आपकी HVZ रिएक्शन, यानी हेल्महोल्ट्ज़ की अभिक्रिया। देखो ये आपकी होती है CH3COOH। ठीक है, यहाँ पर आपका होता है X2 और यहाँ पर होता है आपका रेड फॉस्फोरस, जो कि बिल्कुल न्यून मात्रा में होता है, ज़्यादा हो तो विस्फोट हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल न्यून मात्रा में आपका रेड फॉस्फोरस यहाँ उपस्थित होता है, जो इसकी क्रिया को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या बन जाता है आपके पास CH2Cl, अगर X लिया है तो X बन जाएगा, और अगर मान लो यहाँ पर मैं Cl2 ले लूँ तो यहाँ पर Cl बन जाएगा, और ये आपका शेड्यूल वैसा का वैसा रहेगा। तो क्या अल्फा क्लोरोएसिटिक अम्ल बन गया क्या, तो अल्फा क्लोरो, यानी जब इसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होगा, जब अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होगा तभी ये रिएक्शन होगी HVZ रिएक्शन। ठीक है, तभी होगी जब अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो, और अल्फा हाइड्रोजन वह होता है क्रियात्मक समूह के जस्ट पास वाले कार्बन को अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे लगे हाइड्रोजन क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। समझ गए क्या। उसके बाद अगला देखो, अगली है आपकी 16 नंबर, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, तो आप जरा देखिए, इसमें पहले तो प्रतिस्थापन का मतलब क्या है, एक बंदा आए और वो दूसरे की जगह आकर बैठ जाए और उसे उठाकर उसको दूसरी जगह पे भेज दे, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, वो क्या होता है प्रतिस्थापन। एक का दूसरी जगह ले लेना और दूसरे का तीसरी जगह ले लेना, ऐसे प्रतिस्थापन, यानी उसको आए और उसको हटा के उसकी जगह बैठ जाए। ठीक है, जैसे ऐसे मान लो यहाँ पर A और B है। ठीक है, यहाँ पर आपका C है, ये क्या करे, ये C B के पास आए और B को हटाए, B को रिमूव करके यहाँ भेज दे, C खुद यहाँ आ जाए, यानी ये बन जाए AC+B बन जाए। तो क्या C ने B को रिमूव कर दिया, ऐसी रिएक्शन बतानी है आपको। तो जरा इसमें देखो, आपको पहले में दिख रहा है क्या, ऐसा नहीं दिख रहा पहले में, क्योंकि अक्स की जगह सोडियम नहीं आया, दूसरे में अक्स की जगह हाइड्रोजन नहीं आ रखा, तीसरे में अक्स को रिमूव नहीं किया, तो चौथे में क्या, देखो चौथे में क्या OH को अक्स ने रिमूव कर दिया क्या, ऐसा ये RX प्लस KOH बन गया क्या, ROH प्लस KX। देखो ये जो OH था इसने अक्स को रिमूव कर दिया क्या, तो आपको कौन सी बोली थी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोली थी। तो क्या प्रतिस्थापन केवल किसी एक में हो रहा है क्या, और न्यूक्लियोफिलिक, यानी न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहा है क्या, K पे प्लस और OH पे नेगेटिव हो गया, तो क्या नेगेटिव अटैक कर रहा है, तो क्या न्यूक्लियोफिलिक बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन का मतलब यहाँ पर अक्स को रिमूव कर दिया, दूसरी जगह भेज दिया और खुद उसकी जगह आ गया। ठीक है, एडिशन कब होता, जब यहाँ पर किसी डबल बॉन्ड पे ये आके जुड़ रहा होता, तब एडिशन होता। ठीक है, अब जरा देखो, अगला है कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे स्थायी होता है। देखिए कार्बोकेटाइन की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा स्थायी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। ठीक है, कार्बोकेटाइन, और उससे पहले होता है आपका जो एलाइलिक कार्बोकेटाइन होता है वो, और विनाइलिक यहाँ आता है, विनाइलिक यानी जो आपका CH2
डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव, ये जो है ये कम स्थायी होता है, और ये जो आपका CH डबल बॉन्ड CH2, ये CH2 पॉजिटिव, ये होता है एलाइलिक कार्बोकेटाइन। और जो बेंजीन वाले होते हैं वो तो ज़्यादा स्थायी होते हैं, तो ये इनका क्रम होता है। तो इसमें देखो आपके ऑप्शन के आधार पे देखो, पहले में क्या है आपका, पहले में आपके जो कार्बोकेटाइन है वो 1 डिग्री है, दूसरे में आपको 3 डिग्री दिख रहा है, पहला ये है, दूसरा आपको ये दिख रहा है, ठीक है, जो ज़्यादा स्थायी है, ठीक है। उसके बाद तीसरा है, तीसरे में आपको 1 डिग्री दिख रहा है, और चौथे में आपको 2 डिग्री दिख रहा है, ठीक है। अब बताओ ज़्यादा स्थायी कौन सा, ये 3 डिग्री, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सेकंड इज करेक्ट आंसर, जिसमें कार्बन के साथ 1 2 3 CH3 जुड़े हुए हैं। समझ गए क्या? ऐसी वाली स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये 3 डिग्री है, 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चने के बीजों को कौन से जैव उर्वरक द्वारा उपचारित करते हैं? तो ये इसका आंसर होगा आपका राइजोबियम। किसके द्वारा? राइजोबियम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, डाई अमोनियम फॉस्फेट में नाइट्रोजन की प्रतिशतता। पहली बात तो ये कि डाई अमोनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, NH4 का होल ट्वाइस HPO4, ठीक है। इसका आप अगर मोलिकुलर वेट निकालोगे तो आपके पास 131 के समथिंग या 132.06 के समथिंग आएगा। उसमें हम नाइट्रोजन की प्रतिशतता निकालोगे तो आपके पास समथिंग ये 21% के समथिंग आएगा, 21 या 19% के समथिंग आएगा, और ऑप्शन में आपके 18% दे रखा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो 21% पढ़ते हैं, और एग्रीकल्चर में कितना पढ़ते हैं, 18% पढ़ते हैं, ठीक है। कौन सा आंसर हो जाएगा, 18% या 21% वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रतिशत निकालनी तो आती है क्या? नहीं आती। जरा देखो इधर, ये इसका पूरा मोलिकुलर वेट हो गया 131। अब ये कैसे हुआ मोलिकुलर वेट, देखो नाइट्रोजन का कितना, 7 दूनी 14, जितना उसका परमाणु क्रमांक है परमाणु भार उसका डबल ले लेना है, 14 प्लस 4 दूनी 8, क्योंकि हाइड्रोजन का एक ही लेते हैं, एक हाइड्रोजन का ये रहा 9, ये रहा इसका 30, और इसका ये रहा 64। देखो 14 और 8 22, ठीक है, 22 और 30 52, 52 और 64 कितना हो गया, ये आपका 6, और ये आपका कितना हो गया 11, 116, 116, और ये कितना हुआ 16 चौको 64, कहीं मिस्टेक कर दी क्या अपन ने? ये देखो एक नाइट्रोजन का आपने 14 ही लिया है, तो यहाँ 28 लेना था, सॉरी अपने को, है ना। एक नाइट्रोजन का 14, 2 नाइट्रोजन है, 14 14 28 हो गया, यहाँ पर अपन ने मिस्टेक कर दी। ये 116 और ये 117 हो गया, 117 प्लस 14 और कर दो, ये कितना हो जाएगा आपका 131 हो जाएगा। ये 131 इसका मोलिकुलर वेट है, ठीक है, 131 इसका मोलिकुलर वेट है। आपको नाइट्रोजन 2 बार दिख रहा है क्या? तो प्रतिशत इसका मोलिकुलर वेट कितना है, नाइट्रोजन का 28 है, तो ऐसे लगा दो 28/131 × 100, जितना आएगा वो आ जाएगा। तो लगभग आपका ये समथिंग आपका कितना 21% के समथिंग आ जाएगा। इसमें 18% का ऑप्शन दे रखा है, तो वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो कोलाइडी विलयन में टिंडल प्रभाव होता है। टिंडल प्रभाव देखो प्रकाश के अवशोषण के कारण भी नहीं होता, प्रकाश के परावर्तन के कारण भी नहीं होता, विद्युत कणों यानी जो कोलाइडी कण है उनका तो जो विद्युत आवेश है उससे तो कोई रिलेशन ही नहीं होता है, प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकीर्णन के कारण कैसे कि कोलाइड जो प्रकाश होता है वो बहुत दूर से आता है, तो क्या अनेक परतों में विभाजित होता है, तो कई ऐसा प्रकीर्णित होता हुआ आता है, यानी एक परत को दूसरी परत से छेदते हुए आता है, इसलिए कौन सा होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। उसके बाद जाग फलवन विधि निम्न के सांद्रण में प्रयुक्त की जाती है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाग फलवन विधि का किसके लिए उपयोग ली जाती है, सल्फाइड एस के लिए। इसमें आपकी देर का सल्फाइड एस, अब आप देख लो सल्फाइड एस कौन कौन से होते हैं, जैसे Cu2S, इसे बोलते हैं कॉपर ग्लास, ठीक है। फिर है PbS, उसके बाद है आपके HgS, उसके बाद आपके ZnS, जिंक ब्लेड इसे बोलते हैं, ठीक है। इसे सीने बार और एक को गैलेना बोलते हैं, PbS को गैलेना, HgS को सीने बार बोलते हैं, ठीक है। याद रहेगी आपको। वो अब की बार सल्फाइड एस ना देके इन चारों में से किसी एक का नाम भी दे सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, लिथियम निम्न के साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है। लिथियम किसके साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है? मैं आपको विकर्ण संबंध पहले से पढ़ा चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप देख लीजिए वीडियो का। विकर्ण संबंध क्या होता है, दूसरे आवर्त के जो तत्व होते हैं, विशेष तौर से प्रथम 3 तत्व है, वो अपने से उच्च वर्ग वाले आवर्त के तत्वों के साथ
तीसरे आवर्त के तत्वों के साथ अपने से उच्च वर्ग वाले तत्व के साथ विकर्ण पे जो तत्व उपस्थित होता है उसके साथ संबंध दर्शाते हैं, उसे क्या कहते हैं, विकर्ण संबंध। तो देखिए लिथियम आपका इस तरह से होता है, बेरिलियम इस तरह से होता है, बोरोन यहाँ होगा, फिर कार्बन होगा। लिथियम के नीचे क्या आता है आपका सोडियम, यहाँ आपका मैग्नीशियम, यहाँ आपका क्या आता है एल्यूमिनियम, और यहाँ आपका सिलिकॉन। तो लिथियम के विकर्ण पे कौन सा है, मैग्नीशियम है क्या, मैग्नीशियम है, ये पहला वर्ग और ये दूसरा वर्ग, ये दूसरा आवर्त ये तीसरा आवर्त। तो दूसरे आवर्त के तत्व जो होते हैं वो अपने से उच्च आवर्त वाले तत्व के उच्च वर्ग वाले विकर्ण पे जो तत्व उपस्थित होता है उससे विकर्ण संबंध दर्शाते हैं। तो लिथियम किसके साथ दर्शाता है, मैग्नीशियम के साथ। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका मैग्नीशियम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, कार्बनिक यौगिकों में असंतृप्तता की जांच किससे की जाती है। तो आंसर है आपका बेयर अभिकर्मक। क्या, बेयर अभिकर्मक। देखिए दरअसल बेयर अभिकर्मक होता है उसका कलर होता है पर्पल कलर, कौन सा, पर्पल कलर, ठीक है। अब ये क्या करता है, जैसे बेयर अभिकर्मक आपका, ये बेयर अभिकर्मक है, ये एक तो होता है आपका एल्केन, क्या, एल्केन, एक है आपका एल्कीन और एक है आपकी एल्काइन। तो ये जो बेयर अभिकर्मक है जब ये एल्केन से अभिक्रिया करता है तो यहाँ पर तो वो पर्पल कलर आ जाता है, कलर आता है, रंग आता है वही पर्पल कलर, और यहाँ पर रंगहीन हो जाता है, यानी उसका रंग ही क्या हो जाता है, उड़ जाता है, ठीक है। तो अगर आप किसी भी कंपाउंड की अगर जांच करोगे और अगर उसका बेयर अभिकर्मक का अगर रंग ना उड़े तो समझ लेना कि वो असंतृप्त नहीं है, संतृप्त है। और अगर उसमें अगर मान लो रंग उड़ जाए तो इसका मतलब वो क्या है, असंतृप्त है। तो बेयर अभिकर्मक असंतृप्तता का परीक्षण देता है, ठीक है। उसके बाद है, एक ही समूह के तत्वों की विशेषता निम्न द्वारा दर्शाई जाती है। तो एक ही समूह के जो तत्व होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है। जैसे समूह का मतलब वर्ग है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, रुबिडियम, सीजियम, या फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ठीक है, चाहे कोई सा भी ले लो आप, ठीक है, चाहे आप बेरिलियम ले लो, मैग्नीशियम ले लो, कैल्शियम ले लो। तो इसमें क्या होगा, इसमें NS1 इलेक्ट्रॉन होगा, यानी S कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें S कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें NP में कितने होंगे, 5 होंगे। तो सब में 5 ही 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, सब में 2 ही 2 होंगे, सब में 1 ही 1 होंगे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ये चौथा आंसर। बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। उसके बाद है उष्माशोषी अभिक्रिया के लिए डेल्टा H का मान ऋणात्मक होगा, नहीं, E का मान ऋणात्मक होगा, नहीं, H का मान धनात्मक होगा, बिल्कुल होगा साहब, क्योंकि उष्मा हम क्या करते हैं, बाहर से देते हैं, बाहर से अपन क्या करते हैं, उष्माशोषी अभिक्रिया में देते हैं। तो उष्मा अपन बाहर से दे रहे हैं अंदर की तरफ, तो वो कौन सी होगी, उष्माशोषी, और उसमें उष्मा दे रहे हैं इसलिए डेल्टा H क्या हो गया, पॉजिटिव, यानी हमें खुद को कार्य करना पड़ रहा है, ठीक है। तीसरा आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद अगला है, नील हरित शैवाल का उपयोग कौन सी फसल में करते हैं। तो धान, चावल के जो होते हैं उनमें नील हरित शैवाल का उपयोग करते हैं, और जो चावल के खेत होते हैं उनमें एल्कोहल की गंध आती है। याद रखना, एल्कोहल की गंध किसमें आती है, चावल के खेत में। उसके बाद है, लवणीय मृदा के लिए कौन सा सही है। तो लवणीय मृदा के लिए विनिमयशील सोडियम की जो मात्रा है वो 15% से कम होनी चाहिए, नहीं तो फिर सारकता बढ़ जाएगी, समझ गए। उसके बाद अगला है, पानी का मोलर द्रव्यमान। तो पानी का फॉर्मूला आपका H2 होता है, जल का H2, मोलर द्रव्यमान निकालना है। हाइड्रोजन का कितना, 1.0008 × 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना, 8 दूनी 2 × 16 8, कितना हो गया, ये तो हो गया 2.0016 प्लस ये कितना हो गया, 8 दूनी 16 पॉइंट कुछ होता है, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 18 पॉइंट कुछ होगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा 18.02 ग्राम प्रति मोल। यानी ये जो द्रव्यमान होता है ये ग्राम में होता है, 1 मोल का ग्राम में द्रव्यमान होता है, तो मोलर द्रव्यमान वही कहलाता है। यानी 1 मोल का ग्राम में द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान कहलाता है। और H2 का कितना होता है, आपके सामने निकाल दिया, कितना, 18, ठीक है। हाइड्रोजन का एक ही लेते हैं और उसके अलावा बाकी के जो भी तत्व है उनका परमाणु क्रमांक होता है उसका डबल ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन में क्या होता है, एक ही प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता नहीं है। और द्रव्यमान किसका लेते हैं, नाभिक का, इलेक्ट्रॉन का लेते नहीं है। और बाकी के सब में क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन समान संख्या में उपस्थित होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला है, देखो आपके लिए, किस पोषक तत्व की कमी से पौधों में पुष्पन, फलन व परिपक्वता देरी से होती है। तो वो क्या है, फॉस्फोरस। उसके बाद चुंबकीय क्वांटम संख्या दर्शाती है कक्षक का त्रिविम अभिविन्यास। देखिए मुख्य क्वांटम संख्या होती है
वो कक्षा की आकृति बताती है। क्या बताती है? कक्षा की आकृति की कैसी है कक्षा, गोलाकार है, कैसी है। उसके बाद जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है वो त्रिविम अभिविन्यास से बताती है, जैसे कि जिसे आपका कोई पी का अक्ष है, ठीक है। वो तो जो मुख्य क्वांटम संख्या हो तो के एल एम एन को बताएगी कक्षा के आकार को, ठीक है। द्विगंशी क्वांटम संख्या किसको बताएगी? कि उपकोष की आकृति, जैसे एस गोलाकार होता है, पी डंबलाकार होता है, डी द्विडंबलाकार होता है। लेकिन जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है वो ये बताती है कि अगर आपके पास पी अक्ष है तो वो अक्ष एक्सिस में पी अक्ष पे इस तरह से उपस्थित होगा, समझ गए। अगर आपके पास पी वाई है तो वो अक्ष एक्सिस में पी वाई कुछ इस तरह से उपस्थित होगा, समझ गए क्या। ये है उसका त्रिविम अभिविन्यास, ठीक है। उसका अगला क्वेश्चन है आपका HCO3 माइनस का संयुग्मी सार कौन सा है? HCO3 माइनस का संयुग्मी सार कौन सा है? तो जरा देखिए, ये देखो, पहले तो मैं बताऊं आपको संयुग्मी सार होता क्या है। HCO3 माइनस है, इसमें देखो अगर एक हाइड्रोजन अगर मैं इससे हटा दूं, एक H+ अगर मैं इससे हटा दूं तो संयुग्मी सार बनेगा, और एक H+ अगर इसमें जोड़ दूं तो संयुग्मी अम्ल बनेगा। देखो मैं दोनों करके देखता हूं। ये मैंने एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया इससे, ठीक है, तो क्या बनेगा? H+ रिमूव करूंगा तो CO3-2, और एक अगर H+ जोड़ दिया मैंने तो क्या बनेगा? CH2CO3। तो ये तो है संयुग्मी अम्ल, ठीक है। और ये क्या है? संयुग्मी सार। अपने को पूछा क्या है? सार पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? CO3-2। यानी आपको कोई भी स्पीशीज दे रखी हो उसमें से एक H+ हटा दो, संयुग्मी सार बन जाएगा, एक H+ ऐड कर दो, संयुग्मी अम्ल बन जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? CO3-2। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 3 के लिए कक्षकों की संख्या क्या होगी? तो जो मुख्य क्वांटम संख्या n और जो आपकी m है चुंबकीय क्वांटम संख्या या कक्षकों की संख्या, उसमें संबंध होता है m बराबर n का स्क्वायर। तो n का मान कितना है? 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। तो m के कितने मान हो गए? 9 कक्षक उपस्थित हो जाएंगे, ठीक है। और 9 किस में होंगे पता है ना आपको? किस में होंगे पता है ना? n का मान 3 है, मतलब तीसरा कोष होगा, मतलब एक तो होगा आपका 3s, 3 3p और 5 3d, 5 और 3 8 1 9, इस तरह से होंगे, समझ गए ना आप? ठीक है। उसके बाद अगला देखो, संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इससे मैं पहले एक ही क्वेश्चन में बता चुका, संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा होता है। देखो इस क्वेश्चन में आपको एक चीज दिख रही होगी, मैंने आपको बताया था कि अगर डी कोष का अगर कोई तत्व उपस्थित है तो उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? डी उपकोष में जाएगा। जबकि आप यहाँ देखो कि 3 तो ऐसे हैं, जैसे पहला जिसमें Np1 दे रखा है, दूसरा Np1 से 6 दे रखा है, और चौथा Np6 दे रखा है। यानी जहां पर P दे रखा है वो तो वैसे ही P का हो गया, तो 3 तो हो ही नहीं सकते। दूसरा आपका आंसर हो जाएगा, तीसरा आंसर हो जाएगा N-1 D 1 to 10, ठीक है, NS12, ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्न में से कौन सा सिद्धांत ऑक्सीजन के अणुचुंबकीय व्यवहार की व्याख्या अच्छी प्रकार से करता है? तो आपकी एमओटी मोटी, क्या मोटी जो है वो जो ऑक्सीजन के अणुचुंबकीय व्यवहार की व्याख्या करती है, ठीक है। इससे पहले जितनी भी थ्योरियां आई थी वो तो सारी या तो चुंबक का व्यवहार ही नहीं बताती थी या चुंबक को प्रतिचुंबकीय बता देती थी। जबकि मोटी आई जो मोटी आई आपकी, मोटी ने बताया कि चुंबक तो जो आपकी ऑक्सीजन है वो तो क्या होती है? अणुचुंबकीय होती है। तो कौन सा? अणु कक्षक सिद्धांत, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दूध में जिलेटिन का पता लगाया जा सकता है। दूध में जिलेटिन का पता लगाया जाता है पिक्रिक अम्ल से। किससे? पिक्रिक अम्ल से। अब पिक्रिक अम्ल का मान लो इस बार तो पिक्रिक अम्ल का नाम आ गया, अगली बार पिक्रिक अम्ल का फॉर्मूला आ जाए तो फॉर्मूला याद रखना, एक बेंजीन बने बना दो, ऊपर ही ऊपर OH लगा दो और ऐसे ऑर्थ और पैरा पे NO2 समूह लगा दो, यानी 2 4 6 1 2 3 4 5 6 2 4 6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। नाम क्या हो गया? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। क्या होता है? पिक्रिक अम्ल, जिससे दूध में जिलेटिन का पता लगाया जाता है। उसके बाद है गुणित अनुपात का नियम, ये दिया था आपका एंटोनी लेवोजियर ने। आप 11th क्लास की बुक उठाइए, उसमें 4-5 वैज्ञानिकों के नाम दे रखे हैं, गेलुसेक, जॉन डाल्टन,
और आपका आवोगाद्रो, एंटोनी लेवोजियर, इन सब के बारे में उन्होंने बता रखा है। जोसेफ प्राउड, इन सब के बारे में बता रखा है कौन से ने कौन सा नियम दिया। ठीक है, गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था? एंटोनी लेवोजियर ने। उसके बाद गोबर खाद में कितना प्रतिशत पोटेशियम पाया जाता है? 0.5%। कितना? 0.5%। अगला क्वेश्चन है आपका, ये कोई अभिक्रिया दे रखी है CH2 डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड, यानी आपको कोई एल्कीन दे रखी है और इस एल्कीन की आपसे HBr से रिएक्शन करवा रहा है। ठीक है, और उत्पाद में उसने बना दिया। आपको पता है ये उत्पाद कब बनेगा? जब कार्बोकेटाइन बनेगा। कब बनेगा? कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है, जब कार्बोकेटाइन बनेगा तभी ये उत्पाद बनेगा। उस ये बता रहा है कि ये रिएक्शन कौन सी है, तो ये रिएक्शन कौन सी होगी? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सी होगी? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो ये डबल बॉन्ड है ये H+ में चला जाता है, Br- में चला जाता है। ये डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो H+ को देते हैं। किसको देते हैं? H+ को देते हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेह, ये किससे स्नेह करेगा? पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन से करेगा। इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन सी है? एडिशन योग हो ही रहा है, तो कौन सी हो जाएगी आपकी? इलेक्ट्रॉन स्नेही एडिशन रिएक्शन। कौन सी? इलेक्ट्रॉन स्नेही एडिशन रिएक्शन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा परमाणु सबसे छोटे आकार का है? आपको बताया गया है, मैं आपको पीरियोडिक टेबल भी पढ़ा चुका हूँ, उसमें मैंने आपको आकार के क्रम के बारे में भी बताया है। मैं उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप देख लेना। उसमें मैंने बताया है कि कोई भी है पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पे आकार जो होता है वो कम होता है। आपको पता है लिथियम यहाँ होता है, बेरिलियम यहाँ होता है, आपका सोडियम यहाँ होता है और आपका मैग्नीशियम यहाँ होता है। अब जरा देखो, लेफ्ट टू राइट जाने पे आकार घट रहा है, जबकि अप टू डाउन जाने पे आकार बढ़ता है। तो देखो सोडियम तो बड़ा हो गया, मैग्नीशियम भी चारों में से बड़ा हो गया। ठीक है, 2 तो बड़े हो गए। अब बची बात दोनों की। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो क्या नया कोष जुड़ जाता है। अब इनमें से देखो लेफ्ट टू राइट जाने पे आकार कम, तो छोटा आकार यही हुआ ना, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? बेरिलियम। बच्चे लिथियम करके आ जाते हैं, क्योंकि लिथियम पहले आ रहा है छोटा सा है, लेकिन नहीं बेटा बेरिलियम, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे आकार घटता है, क्योंकि आपका जो है प्रभावी नाभिक के आवेश बढ़ जाता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन 3D श्रृंखला में आता है? 3D श्रृंखला या प्रथम संक्रमण श्रेणी। 3D श्रृंखला या प्रथम संक्रमण श्रेणी मैंने आपको बताया था, जो D होता है उसमें स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और फिर सबसे लास्ट में जिंक। तो इसको कौन सी बोलते हैं? 3D, सेकंड ईयर, लाए, एसी। ये 4 श्रेणी होती है। इसको 3D, इसको 4D, इसको 5D और इसको 6D श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी। प्रथम संक्रमण श्रेणी। ठीक है, इसे सेकंड संक्रमण श्रेणी, इसे थर्ड संक्रमण श्रेणी और इसे फोर्थ संक्रमण श्रेणी भी कहते हैं। यानी ये सारे के सारे सेकंड में आएंगे, ये सारे के सारे थर्ड संक्रमण में आएंगे, ये सारे के सारे फोर्थ संक्रमण में आएंगे, ये सारे के सारे 3D श्रेणी में आएंगे। तो कॉपर कौन सी में आ रहा है? 3D में। और इसमें देखो आपका जो पहला आंसर है वो कौन सा है? तांबा। तांबा को क्या बोलते हैं? कॉपर। ठीक है।